तो एपी की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज तो अपन देख चुके हैं, जो अभी अपन ने डिस्कशन किया अभी तक, है ना। उनमें कुछ प्रॉपर्टीज अपन टच कर चुके हैं, उनको एक बार दोबारा देख लेंगे। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अभी तक अपन ने, है ना, बिल्कुल क्लियरली अलग से डिस्कस नहीं किए हैं, तो उनको डिस्कस कर लेंगे और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई? जनरल एक्सप्रेशन फॉर nth टर्म इज an प्लस बी, है ना। इसको तो अपन देख चुके हैं। किसी भी एपी का जो जनरल टर्म है उसका एक्सप्रेशन क्या होता था? a प्लस n माइनस वन डी। ठीक है, तो n के साथ में ये जो टर्म आ रही है a, ये अपन ने क्या डिस्कस किया था? ये वाली जो टर्म है a, ये d के बराबर होती है। ठीक है, और n का पावर जो है वो 1 होता है। nth टर्म के जनरल एक्सप्रेशन में n का पावर जो है वो 1 होगा, और उसका जो कोएफिशिएंट है ना, वो कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी तो अपन देख चुके हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है जो सम से रिलेटेड है ना। ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। सम का क्या एक्सप्रेशन होता था किसी भी एपी में? n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन में जो हम खोलते हैं तो बाकी टर्म्स के अलावा, ये तो बाकी टर्म्स हो गई, जो n स्क्वायर से रिलेटेड टर्म है उसमें क्या रहता है? d/2 रहता है। ठीक है, जो n स्क्वायर से रिलेटेड जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट जो है वो d/2 है। तो इसमें ये जो a वाली जो टर्म आ रही है, ठीक है, ये a वाली टर्म क्या है? d/2 है। ठीक है, तो इसको अपन ध्यान में रखें। और तो ये प्रॉपर्टी अपन देख चुके हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये मतलब तो ये स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी नहीं है, है ना। ये एक प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका है। यदि किसी प्रॉब्लम में हमको एपी के सम ऑफ n टर्म्स दे रखी हैं, तो उन टर्म्स को हम किस तरह से लेते हैं उसका तरीका है ये। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि जैसे सपोज हमको 3 टर्म्स दे रखी हैं एपी की, है ना, a1 a2 a3, और क्या बोल रखा है कि इनका सम जो है वो तो कोई एक पर्टिकुलर नंबर है। सपोज कोई नंबर क्या ले लें, है ना, नंबर p ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अपने को यदि यदि निकालना है ना, तो इसमें ना 2 वेरिएबल्स हैं अपने पास में, एक a और d, है ना। ये 2 वेरिएबल अपने को मालूम चल जाए तो अपन पूरी एपी निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो इससे एक रिलेशन आया, और सपोज कोई दूसरा एक रिलेशन दे दिया, कोई भी रिलेशन दे सकते हैं जिसमें से एक रिलेशन जो है वो सम हो। क्या बोलता है? फाइंडिंग एपी व्हेन सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन। तो एक रिलेशन हमारे को यदि उनका सम जो है, जितने भी टर्म्स हैं उसका वैल्यू दे रखा है, और एक दूसरा रिलेशन दे रखा है जिससे हमको a और d के बीच में कोई रिलेशन आ जाएगा। तो सपोज ये p और ये q दे रखा है। तो ऐसे केसेस में क्या है, ये जो a1 a2 और a3 जो है, यदि अपन इस तरह से लेते हैं, ठीक है, a1 की जगह यदि सपोज a ले लिया, a2 की जगह a प्लस डी ले लिया, और a3 की जगह a प्लस 2d ले लिया। ठीक है, गलत तो ये नहीं है, पर अब जब इसको प्रोडक्ट में हम करेंगे तो क्या होगा कि इसमें से a की वैल्यू लेकर के यदि सेकंड वाले पार्ट में डालते हैं तो वो, है ना, इक्वेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि भाई हमारे हाथ में है, हम a1 a2 और a3 को किस तरह से हम लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, a2 को, जो बीच वाली जो टर्म है, इसको हम a ले लेते हैं, a3 को क्या ले लेंगे? a प्लस डी ले लेंगे, और a1 को क्या ले लेंगे? a माइनस डी ले लेंगे, है ना। ये 3 टर्म्स जो हैं ये भी एपी में है, a माइनस डी, a और a प्लस डी। और इसको जब हम सम करेंगे तो क्या होगा? d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3a जो है वो p के बराबर आ जाएगा। तो जो एक टर्म है हमारे पास में सीधी आ जाती है p/3। आप देख रहे हैं, तो ये करने का एक तरीका है। तो बेसिकली ये इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक तरीका है ना। अच्छा, अब 3 टर्म्स की जगह सपोज हमको 4 टर्म्स दे रखी है ना, तो हम इन 4 टर्म्स को कैसे चूज करेंगे उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे सपोज हमको एक टर्म और दे रखी है a4, और ये बोल रखा है p के बराबर है, और एक कंडीशन और दे रखी है। ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालने के लिए। तो ऐसे वाले केस में अपन क्या करते हैं, a3 इसको हम ले लेते हैं a प्लस डी ले लेते हैं, a2 को क्या ले लेंगे? a माइनस डी ले लेंगे। ठीक है, a4 को क्या ले लेंगे? कॉमन डिफरेंस जो है इस केस में क्या है, d तो मैंने ऐसी वेरिएबल ले लिया, कॉमन डिफरेंस 2d है। ठीक है, तो a4 जो है वो क्या हो जाएगा? a प्लस 3d हो जाएगा, और a1 कितना हो जाएगा? a माइनस 3d। और इनको भी चारों को हम ऐड करें तो d वाली टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, और हमारे पास में क्या आ गया? केवल 4a आ गया। तो 4a जो है p के बराबर हो जाता है,
और फिर उसके बाद में हम कम से कम एक वेरिएबल तो निकल ही जाएगा, और जो सेकंड वेरिएबल है वो इसके साथ में एक कंडीशन और दे रखी होगी, उससे हमारा सेकंड वेरिएबल निकल जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल देखते हैं। इफ द सम ऑफ 3 टर्म्स इन एन एपी इज 30, और उसका प्रोडक्ट भी दे रखा है, दूसरा रिलेशन दे रखा है, तीनों टर्म्स अपने को पता करनी। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 है ना, एपी में है 3 टर्म्स, इनका सम 30 दे रखा है। तो उस तरह से अपन चूज करते हैं इन तीनों टर्म्स को। तो इसको a कर लेते हैं, इसको a प्लस डी, और ये हो जाएगा a माइनस डी। ठीक है, और ये कितना है 30 के बराबर। तो a जो है वो कितना आ गया, ये 10 हो गया। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट इनका 360 दे रखा है, तो 10 माइनस डी इंटू 10 और 10 प्लस डी। ठीक है, ये प्रोडक्ट कितना दे रखा है 360। ठीक है, तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो d की क्या वैल्यू आ जाती है, तो d की वैल्यू आ जाती है आपकी प्लस माइनस 8। ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यूज आ रही हैं, दोनों ही वैल्यूज करेक्ट है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे है ना माइनस डी है तो यहाँ प्लस डी है। ठीक है, तो ये एपी के जो टर्म्स हैं वो क्या आ जाएंगी 10, 2 और 18, है ना, ये 3 टर्म्स हैं एपी की। ठीक है, और अपन ने है ना ये जो तरीका है करने का, इसको यूज किया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स इन एन एपी इज सेम। ये किसी एक वीडियो में अपन ने डिस्कस भी किया है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। है ना, बेसिकली क्या बोल रहा है, सपोज है ना a1, a2, a3 और इसके लास्ट के 3 टर्म्स लिख लेते हैं an-1 और an-2, है ना, और ये बाकी बीच की टर्म्स हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो टर्म्स इक्वी डिस्टेंट हैं फर्स्ट टर्म से और लास्ट टर्म से, है ना, उनका जो सम है किसी भी एपी में वो सेम होगा। तो मतलब जैसे एक तो बिल्कुल फर्स्ट और लास्ट टर्म ही ले लें अपन, है ना, इसका सम किसके बराबर बोल रहा है, a2 प्लस an-1 के बराबर। मतलब ये इससे एक दूर है और ये an-1 लास्ट टर्म से एक दूर है। ठीक है, तो इनका सम बराबर होगा, और ये अपने को दिख भी रहा है कि भाई क्यों बराबर होगा, ये क्योंकि ये a प्लस डी है और ये क्या है, ये an माइनस डी है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो इनका सम जो है वो ये इसी के बराबर आ गया। अच्छा, सेम लॉजिक इसमें होल्ड करता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, a3 प्लस an-1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो जैसे अपन ने है ना एक्सप्लिसिटली लिख करके, और हमको मालूम ही है कि भाई ये इससे 2 दूर है और ये इसके 2 आगे है, तो ये बराबर होगा। तो आप इसमें ना ये कर लें, जैसे कई बार उस तरह से दे रखा रहता है ना, a1 हो गया और ये सपोज एक a41 है और बीच में एक a12 वाली टर्म आ गई, तो a12 वाली टर्म का काउंटर पार्ट यहाँ पे कौन सा होगा। तो ये करने के लिए ना आप ये कर सकते हैं, जैसे ये जो नीचे वाले जो ये कोएफिशिएंट है या जो भी इसका जो nth जो टर्म है, इन दोनों को ऐड कर दें अपन। ये कितना आ गया 42 आ गया, देख रहा है, ये 1 और ये 41, तो ये 42 हो गया। तो ये a12 का काउंटर पार्ट क्या होगा कि जो सम टोटल है जो है वो 42 हो जाए, तो a30, तो a12 और a30 जो है इनका सम बराबर होगा। ठीक है, मतलब एक कैलकुलेट करने का तरीका, हालांकि आप एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हैं, है ना, यहाँ से 11 दूर और यहाँ से 11 पीछे, पर एक है ना और इजी तरीका है उसको सोचने का कि इन दोनों को आप ऐड कर दें तो वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो ये एग्जांपल देखें, है ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 32 टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना, उसकी टर्म्स जो हैं वो इस तरह से हैं, इफ, और एक ये रिलेशन दे रखा है a1, a5, a12, a21। अच्छा, इसमें देखें केवल एक ही रिलेशन है अपने पास में, तो जो निकालना है वो इसी रिलेशन से निकालना है अपने पास में। ठीक है, तो अपने पास में कोई मतलब 2 इक्वेशंस नहीं है, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा कि भाई आप a और d को अलग अलग निकाल पाएँ। तो इस वाले एक्सप्रेशन को यदि हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, a1, a32, है ना, और इसका जो ये टर्म का जो सीक्वेंस का जो नंबर है उनका सम टोटल कितना आ रहा है, 33 आ रहा है, दिख रहा है। अब नेक्स्ट 2 नंबर लें यदि अपन, a5 और a28,
तो ये 5 और 28 इनका भी टोटल क्या आ रहा है, 33 आ रहा है। ठीक है, तो इससे अपन क्या अपना इन्फ्रेंस निकलता है कि A1 प्लस A32 किसके बराबर है, A5 प्लस A28 के बराबर है। ठीक है, तो आप इसमें A और D डाल के भी देख सकते हैं, है ना, एक ही बात है, वो सेम रिजल्ट आ जाएगा आपका। अच्छा, उसके बाद में और कौन से टर्म्स हैं अपने, और अपने टर्म है A12 है और A21 है। तो इसमें भी आप देखें 12 और 21 इनका टोटल 33 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला कि A12 जो है वो A21 के बराबर है। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन आ गए। तो इसका मतलब जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड का, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स A1 प्लस A32 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये इसी एक्सप्रेशन के बराबर है, अभी देख लिया अपन। तो ये 600 के बराबर हो गया। तो A1 प्लस A32 ये कितने के बराबर हो गया, ये 200 के बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा, जो सम ऑफ जो टर्म्स है n टर्म्स, उसका एक एक्सप्रेशन क्या होता था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, ये AL लिखा है मैंने, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अपने को तो फर्स्ट 32 टर्म्स का ही निकालना है, और A1 प्लस A32 आएगी अपने पास में। ठीक है, तो S32 जो है वो क्या हो जाएगा, 32/2 A1 प्लस A32 हो जाएगा, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये कितना हो गया, 16 इंटू, है ना, ये 32, और ये तो अपन ने निकाल ही लिया 200। तो S32 जो है वो कितना आ गया, 3200। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये भी एक काफ़ी पावरफुल प्रॉपर्टी है एक्सप्रेशन को देख करके, जहाँ पे भी ये जो नीचे वाले जो नंबर्स हैं इनका सम टोटल यदि सेम आए तो अपने को लगना चाहिए कि इसमें हो सकता है इस प्रॉपर्टी का यूज हो रहा हो। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। ये भी लॉजिकली है। यदि आपका ये वाली जो सीक्वेंस है A3 A4, है ना, अप टिल AN, यदि ये AP में है तो इसमें हर टर्म में यदि अपन कोई एक नंबर ऐड कर दें, ठीक है, A1 प्लस एक्स ऐड कर दें, तो ये दूसरा वाला जो टर्म है इसको A1 प्लस डी प्लस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, A2 प्लस 2D प्लस एक्स एंड सो ऑन। ठीक, तो इसमें देखिए जो नई वाली जो AP जो बनी है ना, इसमें भी कॉमन डिफरेंस D ही है ना, कॉमन डिफरेंस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो क्योंकि इन दोनों टर्म्स को यदि अपन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस D है, इन दोनों टर्म्स के बीच में भी डिफरेंस D है, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। तो नई AP बन जाती है, टर्म्स चेंज हो गए बट कॉमन डिफरेंस सेम रहा। ठीक है, और सेम टर्म हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी सेम रिजल्ट है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय कांस्टेंट द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। इसको भी यदि अपन देखें तो यदि किसी एपी की फर्स्ट टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको यदि अपन किसी एक कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज k से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, k से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इस केस में जो कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या हो गया, जैसे इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो KD हो गया है, इन दोनों टर्म्स के बीच में भी जो डिफरेंस है वो KD हो गया। तो इस वाले केस में कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है। जो ओरिजिनल AP थी अपनी, उसका कॉमन डिफरेंस कितना था, केवल D था, और जब हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक टर्म को तो कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया। तो जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई एक कांस्टेंट हर एक टर्म से तो D चेंज नहीं होता है ना, इसमें D इज अनचेंज्ड। ठीक है, फिफ्थ वाले में और सिक्स्थ वाले में कॉमन डिफरेंस जो है वो चेंज हो जाता है, उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा, यदि अपन डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। तो ये AP की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना, अपने को ध्यान में रहनी चाहिए। तो अगले वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स करेंगे।